सुनिए ना जी, आज मैं बाजार जाऊं? तुम क्यों? देखिए जी, भगवान न करे कभी आपकी तबीयत तो कुछ हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन बाजार तो हम जाते हैं ना। प्लीज आज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन संभल के जाना। हाँ, जाती हूँ जी। हाँ। अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? टैक्सी में बैठ के जवान लड़के लड़कियां ऐसे तो करते हैं। खैर, रामलाल के साथ रहते रहते लगता है तुम्हारी जवानी खत्म हो गई। ऐसा मत कहो, जवानी तो अभी भी कुट कुट के भरी है। अच्छा, मुझे तो लगा मसाला कूटने में तुम्हारी जवानी खत्म हो गई। अरे आग कैसे जल रही है? लगता है भैया किसी ने चारा काट के आग जला दिया है। अरे चलो चलो आग बुझा देते हैं, नहीं तो पूरे जंगल में फैल जाएगी। हाँ, चल के बुझा देते हैं। वैशपुर गांव के नजदीक एक घना जंगल है। उस जंगल से गांव के लोग जलाने के लिए लकड़ियां और पशुओं के लिए चारा लेकर आते हैं, लेकिन 29 नवंबर 2012 को शाम 6 बजे गांव के लोगों ने जंगल में आग जलते हुए देखा। जब वो उसके नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लाश जल रही थी। वो इसे देखकर डर गए। उन्होंने तुरंत इसकी पूरी जानकारी वहां की पुलिस को दी। पुलिस के आने तक लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस ने लाश की अस्थियों को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश की ये बात अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन अब तक कोई भी दावेदार सामने नहीं आया था। पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, ताकि उसके बिना पर वो कोई कार्रवाई कर सके और ये पता लगा सके कि ये लाश आखिर है किसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके इस पसंदीदा शो प्यार में सावधान की इस नई कहानी में स्वागत करता हूँ। अभी एक प्लेट बढ़िया मटन मेरे लिए लगाइए और एक प्लेट भुना हुआ मटन, अभी थोड़ा मसाला डालिए। राम राम भाभी, एक रामलाल वाली डिश हमें भी लगा दी। रामलाल वाली? हाँ भाई, रामलाल वाली डिश का अलग ही मजा है, फिर चाहे वो मीट हो या फिर चिकन। क्या बोलते हैं अब्दुल भाई? एकदम सही। अरे अब्दुल भाई, आपकी तो अपनी खुद की मटन की दुकान है, यहाँ कैसे? क्या करोगे भाई, रामलाल भाई के हाथ का बने मीट का स्वाद ही कुछ अलग है। लोग यहाँ खाते भी हैं और बदवा के घर भी लेकर जाते हैं। वैसे भाभी, ये रामलाल भाई है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे। जी वो बाजार गए सामान लेने। अच्छा बड़ा कंजूस आदमी है भाई, बता दे रहा हूँ। एक नौकर रख लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं रखता, सामान के लिए भी खुद ही जाता है। आपको शिकायत नहीं होगी भाईजान?
आपके भाईजान के हाथ का ही स्वाद मिलेगा आपको। मम्मी पापा कहाँ है? हाँ मम्मी बुलाइए ना, उनको तो पता है हम रोज स्कूल आशीर्वाद लेके ही जाते हैं। वो तुम्हारे पापा। क्या हुआ मम्मी? पापा कहाँ है? कहीं नहीं बच्चों, वो कह के गए थे कि कुछ काम से बाहर जा रहे हैं और अभी तक नहीं आए। क्या पापा रात भर से नहीं लौटे? अरे नहीं अनिल, वो आए थे जब आप लोग सो गए थे ना तब, और किसी का फोन आ गया तो वो चले गए। क्या पापा रात भर से नहीं लौटे? फिर भी ये बात आपने दादी माँ को नहीं बताई? नहीं सुनील, ये बात मेरी दादी को नहीं बताई, क्योंकि अगर उन्हें बता दूंगी तो वो घबराएंगी ना। लेकिन अब मुझे भी घबराहट हो रही है। ओहो मम्मी। अरे बच्चों, आज स्कूल नहीं गए तुम लोग? देखिए ना दादी, पापा कल रात से जो गए अभी तक नहीं लौटे। कल रात से? ऐसा तो वो कभी नहीं करते। हाँ, और हमारे स्कूल जाने आने के वक्त तो कभी नहीं। हाँ, आपको तो पता है बिना पापा के आशीर्वाद लिए हम स्कूल जाते भी नहीं और स्कूल से आते भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आज दादी और मम्मी का आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बच्चों। पर पापा? कोई बात नहीं बेटा, यही कहीं होंगे, अब भी आ जाएंगे। शायद किसी जानने वाले की दुकान पे रुक गए होंगे। जाओ बच्चों, तुम स्कूल जाओ। पापा का सपना है ना, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ, है ना बच्चों? जाओ, खुश रहो बच्चों, जाओ स्कूल जाओ। भाभी जी, रामलाल भाई आज कहाँ है? रामलाल नहीं है तो खाने में मजा ही नहीं आ रहा। वही तो, अरे उनके हाथ में जो जादू है, जादू। भाभी जी क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रही हैं। अरे पति की तारीफ और पति खुश ना हो, ऐसा हो सकता है? सही बात। काश आपके भाईजान के हाथ का स्वाद मेरे हाथ में भी हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, आपके हाथ का भी बढ़िया है, लेकिन रामलाल के हाथ की बात कुछ और ही है। भाभी 2 पीस और देना मुझे। जी। शाम की स्कूल भी छूट गई। पापा अभी तक नहीं आए। बच्चों, शाम हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। वो तुम्हारे पापा नहीं है ना, तो सारा काम अकेले ही करना पड़ा। पता नहीं पापा तुम्हारे कहाँ चले गए। उन्हें फोन तो करना चाहिए था। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. उनका फोन तो बंद है। बैटरी तो फुल थी ना मम्मी। और पापा हमारे बगैर इतनी देर कहीं रुक भी नहीं सकते। पापा कहाँ गए मम्मी? पता नहीं, अब तो मेरा भी जी घबरा रहा है। क्या हुआ बच्चों? दादी, पापा रात से गए और अभी तक नहीं लौटे। क्या बात कर रहे हो? बहू, क्या हुआ? इतनी देर तक तो कभी वो रुकता ही नहीं है। मेरा भी जी बहुत घबरा रहा है। फोन करके देखो ना बेटा। अम्मा जी, उनको फोन किया था, उनका फोन बंद बता रहा है। अब तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप लोग अपनी स्थिति को समझिए। आपके पति शाम को गए और लेट आए, और रात में आने के बाद उन्हें कोई फोन आया और वो फिर से चले गए, है ना? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो आने के बाद फिर से चले गए, और पूरा दिन उनका फोन यूज हुआ, है ना? जी। तो जाहिर सी बात है वो अपना फोन चार्ज नहीं कर पाए होंगे और फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। और वैसे भी अक्सर यहाँ से जब लोग बाजार जाते हैं तो उन्हें देर हो ही जाती है। ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहिबा, मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और वो बहुत ही जिम्मेदार है और अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है। और कभी भी एक पल की देरी भी हो जाए ना, वो तुरंत हमें फोन करके बता देता है ताकि हम चिंता ना करें।
अब एक पल तो क्या, पूरा दिन गुजर गया है। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए। देखिए, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बड़े से बड़ा जिम्मेदार इंसान भी उसमें फंस कर रह जाता है। आपके बेटे बहुत जल्द आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। जी। हेलो, ओके। मंडी सीमा के पास एक जलती हुई लाश मिली है। आप लोगों को शनाख्त के लिए जाना होगा। हम क्यों जाए शनाख्त के लिए? हम क्यों जाए लाश देखने के लिए? मैं जानती हूँ मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक है और वो जिंदा है। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा कब कह रही हूँ, लेकिन ये सूचना तो हमें उन सभी को देनी होगी जिनके किसी न किसी रिश्तेदार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज है। माँ जी, चलिए ना एक बार हम भी देख लेते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लाश दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये चीजें लाश के पास से बरामद हुई हैं। आप इसे पहचान सकते हैं? संभालिए अपने आप को। मेरा बच्चा रामलाल। मेरा बेटा। दोस्तों, इस घटना से रामलाल का परिवार ही नहीं बल्कि गांव का हर परिवार आश्चर्यचकित था, क्योंकि रामलाल का कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। फिर किसी ने उसको क्यों इतनी बेरहमी से मारा? पुलिस के पास भी छानबीन करने के लिए अब तक कोई सुराग नहीं था। पूरे गांव में अजीब सा मातम का माहौल फैला हुआ था। रामलाल के हाथों के द्वारा बनाया गया मीट खाकर पूरा गांव उसका दोस्त बन चुका था। हर कोई चाहता था कि जिसने भी रामलाल की हत्या की है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। रामलाल के बच्चे अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप के दुलारे थे। रामलाल की पत्नी राधा का तो रो रोकर बुरा हाल था, क्योंकि वो बेचारी सुबह से उठकर अपने पति के कामों में उसका हाथ बटाया करती थी। दूसरों के पति तो उठकर काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और 10-12 घंटे के बाद आते हैं, लेकिन राधा सुबह 6 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक सोने तक अपने पति के कामों में उसका हाथ बटाया करती थी और उसके साथ रहती थी। ऐसे इंसान से जब उसका हमसफर जुदा हो जाए तो उसके साथ क्या बीतेगी, ये राधा को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, पर क्या करूं? जो हो गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हाँ, जिसकी वजह से हुआ है उसे तो सामने लाया जा सकता है। संभालिए माँ जी अपने आप को। अब आपको अपने बेटे के दुश्मन को सजा दिलाना है। किस दुश्मन को इंस्पेक्टर साहब? मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था। ये गांव तो क्या, गांव के चारों बाजू में कोई उसका दुश्मन नहीं था। सब लोग उसके दोस्त थे। दुश्मन नाम की महक भी नहीं थी उसकी जिंदगी में। पर कोई तो होगा। कोई छोटी सी छोटी घटना भी यूं ही नहीं हो जाती है, और ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। आप सोच कर बताइए। देखिए, कभी कभी हम जिसे दोस्त समझते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा कौन हो सकता है? राधा बहू? मुझे नहीं पता माँ जी, मुझे नहीं पता। कौन मार सकता है उन्हें? क्यों उसका फोन आया था? वो कौन था? मुझे नहीं पता।
वही तो मैं पूछ रही हूँ, कोई तो होगा, किसी ने तो फोन किया था। आप लोग सोच कर बताइए। इस चाकू को पहचानते हैं आप लोग? ये चाकू तो हमने कभी देखा ही नहीं है ना राधा बहू। आप लोगों का चिकन मटन का धंधा है, ऐसे चाकू इस्तेमाल किए जाते होंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, हमने तो पहले कभी ऐसे नहीं देखा। इसे हमने कभी नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब, नहीं देखा। ये चाकू खून से सना हुआ रामलाल की डेड बॉडी के पास मिला और हमें यह शक है कि इसी चाकू से उनका खून किया गया और बाद में लाश को जला दिया गया। और यह भी सुना है कि रामलाल जी इस होटल के पीछे के कमरे में रहते थे। हाँ, रहते थे। उनके बच्चों की पढ़ाई में तकलीफ ना हो ना, उसके लिए उन्होंने उन बच्चों को अलग सा कमरा दिया था और वो पीछे वाले कमरे में ही रहते थे। ओह, तो इसका मतलब है कि उनका सामान, मतलब बिल, पेपर्स वगैरह हमें वहीं पर मिलेंगे। शायद वो सब देखने से हमें कुछ क्लू मिल सके। मिसेस रामलाल जी, क्या आप हमें वो कमरा दिखा सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब, इतना सा तो कमरा है, इसमें दिखाना क्या, आप खुद ही देख लीजिए ना। मैडम, यहाँ तो खून के छींटे और धब्बे हैं। हाँ, नॉनवेज का रेस्टोरेंट है इनका, ऐसे धब्बे तो दिखाई दे सकते हैं। यहाँ का माना हुआ मीट वाला था वो, लोग खाते ही नहीं थे, पैक कराकर भी ले जाते थे। जी मैम, मैं जानती हूँ। इनके यहाँ की डिशेस कई बार हमारे चौकी में भी आ चुकी हैं। चेक करो सब। वो बैग लेकर आओ। मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ मिला बैग में? या तो हमारे काम की कोई चीज नहीं मिली। चलो अपनी पूछताछ आगे बढ़ाते हैं, शायद वहीं से हमें कोई जानकारी मिले। जी मैम, आ जाओ। माँ जी, हमें वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इस केस में हमें मदद मिल सके। अब आप ही कुछ सोच कर बताइए। आज, कल, परसों, बरसों पहले हुई कोई बात, कोई घटना, कोई दुश्मनी। देखिए, कभी कभी छोटी सी छोटी दुश्मनी भी जानलेवा साबित हो जाती है। मिसेस रामलाल जी, आप तो पूरा दिन उनके साथ रहती थी, क्या आपको कभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आई? नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। पर अब्दुल भाईजान कभी कभी बिना वजह के उनसे लड़ने आ जाते थे। अब्दुल भाई, ये कौन है? हमारे जैसा उनका भी मटन का होटल है। अगर हम ना होते तो वो नंबर 1 पे होते। ओह, तो नंबर 1 पोजीशन पाने के लिए उसी ने तो ये नहीं किया है। ये अब्दुल भाई मिलेगा कहाँ? वो जो कार वाले वहाँ पे है, उनसे जाके पूछिए। वो हमारे और उनके लिए, दोनों जन के लिए काम करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम, हमारा नाम गोविंद है। इस चाकू को पहचानते हो?
जी नहीं, मैं नहीं पहचानता। सुना है तुम अब्दुल भाई और रामलाल दोनों के लिए ही काम करते थे और दोनों का मीट का रेस्टोरेंट है। तुम फिर भी इस चाकू को नहीं पहचानते हो? हमारा काम चाकू इस्तेमाल होने के पहले का है। मैं मटन को उनकी शॉप तक लेके आता हूँ, उसके बाद चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। अब्दुल भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो रामलाल का खून कर सकता है? लगता तो नहीं है मैडम, लेकिन क्या है, रामलाल को लेके अब्दुल के दिल में ठसन तो था, लेकिन इतना नहीं कि वो मर्डर कर दे उसका। समझ में नहीं आ रहा है ये केस किस करवट बैठ रहा है। अब हमारे सामने दो ही सवाल बार बार सर उठा रहे हैं। एक तो वो कौन था जिसने रामलाल को आधी रात को फोन करके अर्जेंट बुलाया था, और दूसरा ये चाकू किसका था जो खून से सना हुआ उसकी लाश के पास मिला था। शायद इसी से उसकी हत्या करके उसे जलाया गया हो। गीता, गीता। जी मैम। रामलाल की लाश के पास जो खून से सना हुआ चाकू मिला था वो आम घरेलू चाकू से काफी बड़ा था। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि आसपास चाकू बेचने वालों से ये पता करो कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह का चाकू किस किस को बेचा गया है या दिया गया है। मैम, हमने पता कर लिया है। पास ही के गांव के एक लुहार ने स्पेशल ये चाकू अब्दुल भाई को बना कर दिया था। अब्दुल भाई? जी। जब से मैं इस केस की तहकीकात कर रही हूँ, इस अब्दुल भाई का नाम तीसरी बार सुना है। लगता है इससे अपनी पुलिसिया जबान में बात करनी ही पड़ेगी। ये क्या मैडम, ये आपके हवलदार मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो तू क्या चाहता है? तुझ जैसे टुच्चों के पीछे मैं भी अपना टाइम खराब करूं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब है कि ये मतलब मत समझा, वो मतलब समझा जिससे इस केस को मतलब है। बता, तूने रामलाल का खून कैसे किया? नहीं नहीं मैडम, मैंने खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, सबूत है मेरे पास। बताओ तुमने रामलाल का खून क्यों किया? अरे मैंने कहा ना मैडम, मैंने कोई खून नहीं किया। तो फिर तुम्हारा चाकू खून से सना हुआ रामलाल की डेड बॉडी के पास कैसे आया? जाहिर सी बात है तुमने ही उसका खून किया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जलाकर वहां से चले गए। नहीं नहीं मैडम, किसी ने आपसे झूठ कहा है। मैंने रामलाल का खून नहीं किया। नहीं किया तो तुम्हारा चाकू रामलाल के पास आया कैसे? वो चाकू तो मैंने रामलाल को धार लगवाने के लिए दिया था। वो बाजार गया था तो मैंने सोचा धार लगवा कर लेते आएगा, ताकि तुम और अच्छे से उसका खून कर सको, है ना? मैंने कहा ना मैडम, मैंने कोई खून नहीं किया। तो किसी से करवाया होगा। आखिर मैं किससे खून करवा सकता हूँ? उसी से जिससे तुमने आधी रात में अर्जेंट फोन करवाया था। देखिए, मैंने किसी को फोन करके रामलाल को बुलाने के लिए नहीं कहा, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि रामलाल के हत्यारे को सजा मिले। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी बात नहीं बता रहे हो? देखिए मैडम, आप मेरे रोम रोम को कुरेद कर भी पूछेंगी ना, तो मैं यही कहूँगा कि ना मैंने कुछ किया है, ना करवाया है, और ना कुछ जानता हूँ। मैम, रामलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मैंने तुम्हें अब्दुल भाई और रामलाल के फोन की लिस्ट निकालने के लिए कहा था, कहाँ है वो? जी मैम, लिस्ट निकल गई है, बस चेक नहीं कर पाई, अभी लाती हूँ। ये रही मैम। कासिम भाई, है ना? इसके फोन के बाद ही रामलाल की हत्या हो गई। कासिम भाई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी खुदा की मेरी बात तो सुनिए। पहले तुम ये बताओ कि जब तुम्हें पता चल गया था कि रामलाल की हत्या हो गई है और हत्या वाली रात तुमने भी उसे फोन किया था, तो तुम अपनी सफाई देने के लिए यहाँ क्यों नहीं आए? इंस्पेक्टर साहब, ये कहाँ का रिवाज है कि मैं रात को किसी को फोन करूं और उसकी हत्या हो जाए और मुझे थाने में हाजिरी देना पड़े? कहीं का रिवाज नहीं है। तो फिर क्या? तो फिर ये कि रामलाल को तुमने आखिरी फोन किया था और उसकी बीवी के मुताबिक उस आखिरी फोन के बाद रामलाल घर से गया और वापस ही नहीं आया।
आई तो उसकी जली हुई लाश। इसका सीधा सा मतलब समझते हो तुम? सीधा सा मतलब नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, टेढ़ा सा मतलब है। आप मुझे कातिल समझ बैठे हैं। अब मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए। अरे मार पीट खून खराबा से दूर मेरी किसी से बहस तक नहीं हुई। तो फिर तुमने उस रात रामलाल को फोन करके क्यों बुलाया था? मैंने इसलिए बुलाया था कि कल रात हमारे यहाँ पार्टी थी और मीट मसाले का ऑर्डर की बात कर रहे थे। इस बात का ये देखिए, ये मेरे पास सबूत है और ये लीजिए, रामलाल की बात भी हुई हमसे। रामलाल जी, मैं कासिम भाई बोल रहा हूँ। हाँ जी भाईजान, क्या खिदमत करूँ? कल हमारे यहाँ पार्टी है, मीट मसाले का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ और मेहमानों की भी इच्छा है कि मीट मसाला हो तो रामलाल जी का। ये तो आप लोगों का प्यार है, हो जाएगा जी। मैं घर पहुँचते ही राधा से कहकर आपका ऑर्डर लिखवा दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया रामलाल जी। ये वॉइस रामलाल की ही है ना? आप चाहे तो उनकी बेगम, माँ, बच्चे इन सबको सुनाकर तसल्ली कर सकती है। जरूर तसल्ली करूंगी। फिलहाल तो एक तसल्ली मैं अभी कर लूंगी। कॉल डिटेल से इनकमिंग कॉल 8:20 और आखिरी कॉल रामलाल 8:20। आपकी बात सही है, ये लीजिए। मैं तो शुरू से कह रहा था। देखिए कासिम भाई, हम तो सबूत के आधार पर चलते हैं। रामलाल की बीवी के अनुसार उन्हें कोई फोन आया था और उसके बाद वो घर से गए तो दोबारा नहीं आए, और वो आखिरी फोन आपका था। मेरी जगह पे कोई भी रहता तो आप पर ही शक जाता। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, अब आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया। क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई भी सस्पेक्ट नजर आता है, थोड़ी देर में ही बेगुनाह साबित हो जाता है। आखिर फिर ये मर्डर किया किसने? गीता, हमें लगता है कि हमें रामलाल की दुकान पर एक बार और नजर रखनी पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो हमें नजर नहीं आ रहा हो और उसी ने गुनाह किया। ये खून के छींटे, धब्बे। गीता, सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इनका मीट का रेस्टोरेंट है। सॉरी, थोड़ी बहुत छींटे तो होगी। सॉरी। राधा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बुला लिए होते। कोई बात नहीं, वैसे भी हमें रामलाल का पर्सनल सामान चेक करना था। कोई भी सुराग मिलेगा तो हमें यहीं से मिलेगा, वरना गीता चेक करो तो। वो देखो वहां पर क्या है। ये बैग? ये उन्हीं का बैग है। जब भी शहर जाते थे अपने साथ लेके जाते थे, कहते थे कुछ जरूरी सामान है। आपने कभी देखा नहीं? कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, देखिए, ये मॉडर्न ड्रेसेस, ये फैंसी कपड़े। आपका मतलब है कि रामलाल जब भी बाहर जाते थे तो ये बैग हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे? जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहर में जो नौटंकी है वहां पर आपका मीट मसाला सप्लाई होता है? जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहर की नौटंकी में काम करने वाली किसी हीरोइन से रामलाल का संबंध हो गया हो? आप ऐसे कैसे कह रही हो? आपको कातिल नहीं मिला तो उसी को फंसा रही हो जिसका कत्ल हो गया है। मेरा बेटा ऐसा था ही नहीं। माँ जी, आप शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए। ये अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो। इनको शर्म नहीं आती मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हुए? माँ जी, मैं आपके बेटे पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। गीता,
ये देखिए, ये कपड़े, ये देखिए, ये मॉडर्न कपड़े, ये फैंसी ड्रेसेस, ये वो बैग है जो रामलाल हमेशा शहर जाने के वक्त अपने साथ लेकर जाता था, और उसमें से ये कपड़े निकले हैं। ये यहाँ की लड़कियां यूज नहीं करती हैं माँ जी, इसे शहर में पहना जाता है, और शहर में ही वो नौटंकी है जहाँ पर आपका मीट मसाला सप्लाई होता है, उसमें काम करने वाली हीरोइनें ही ऐसा कपड़ा पहनती हैं, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। मैं जानती हूँ, पर मेरा बेटा ऐसा नहीं था, नहीं था, नहीं था। क्या हुआ मैम, कोई टेंशन? कोई टेंशन, बहुत बड़ा टेंशन है गीता। एक छोटा सा केस हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मैम, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। उस दिन रामलाल के दुकान के कमरे में मैंने कहा ब्लड ही ब्लड है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। फिर उसी ब्लड को आपने लैब में टेस्ट कराने के लिए भेज दिया। ऐसा क्यों मैम? उस दिन की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और। आज ऐसा क्या हो गया मैम? कई बातें हो गई हैं गीता। शायद तुमने रामलाल और कासिम भाई की फोन की रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं सुनी। लो सुनो, सुनो। ये तो आप लोगों का प्यार है। हो जाएगा जी, मैं घर पहुंचते ही राधा से कहकर आपका ऑर्डर लिखवा दूंगा। सुना तुमने? इसमें रामलाल साफ साफ कह रहा है कि मैं घर पहुंचकर राधा से आपका ऑर्डर लिखवा लूंगा। इसका मतलब वो घर पर नहीं था, और ना ही उसका ये आखिरी फोन था, बल्कि इसके बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन रामलाल की फोन डिटेल्स निकालने पर यह पता चल रहा है कि उसकी लास्ट लोकेशन उसका घर है। इसका मतलब यह है कि रामलाल की हत्या उसके घर पर पहुंचने के बाद हुई। हेलो, मैं लैब से डॉक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। आपका शक सही निकला। आपने जो ब्लड सैंपल दिया था वो रामलाल का ही है। चलो मेरे साथ। राधा, संभालो अपने आप को। अगर तुम्हें टूट गई तो रामलाल की माँ अब बच्चों को कौन संभालेगा? रामलाल की माँ खुद को भी संभालती थी और बच्चों को भी, और आगे भी वही संभालेंगी, क्योंकि अपने पति की हत्या में मिसेस रामलाल जाएंगी जेल। ये क्या कह रही है इंस्पेक्टर साहिबा? पहले तो आप कह रही हो कि मेरे बेटे रामलाल का किसी नौटंकी वाले के साथ संबंध है, और अब कह रही हो कि मेरी बहू का इस हत्या में हाथ है। अभी तो मैं ही बता रही हूँ, कुछ देर बाद ये खुद भी बताएगी। क्या? चलिए मिसेस रामलाल जी, आपके मातम मनाने का वक्त खत्म हुआ। आपने जो फैशनेबल कपड़ों का बैग रामलाल का बताया था और कहा था कि वो हमेशा उसे अपने साथ रखते हैं, तो उस दिन उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं रखा जिस दिन उनकी हत्या हुई? क्योंकि वो बैग उनका था ही नहीं, वो बैग था आपका, और उसमें की चीजें भी। और सबसे बड़ी बात माँ जी, रामलाल की हत्या वहीं हुई जहां पर मटन काटा जाता है। क्या? हाँ, पहली बार जांच करने पर अगर हमने ये ना सोचा होता कि यहाँ पर मीट का रेस्टोरेंट है और छोटे मोटे खून के धब्बे तो लाजमी हैं, तो यह कातिल तो बहुत पहले पकड़ा जा चुका होता। खैर कोई बात नहीं। मिसेस रामलाल जी, अब आप ये बताइए कि वो भारी चीज क्या थी जिसे मारकर आपने रामलाल की हत्या की? इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा, सारी सच्चाई तो आपको बतानी ही पड़ेगी। यहाँ नहीं तो पुलिस स्टेशन में। यहाँ बताएंगी तो गीता की मार से बच जाएंगी। बहुत खतरनाक मारती है ये,
वो भारी चीज हमारा मसाला कूटने वाला लोखंड का मूसल था। बहू! और दूसरी बात, ये कत्ल तुम अकेले तो कर नहीं सकती। तुम्हारे साथ इस हत्या में और कौन शामिल था मुझे तो पता चल गया है। अब तुम अपनी जबान से उसका नाम बता दो। वो ड्राइवर गोविंद। गीता, गिरफ्तार कर लो इसे। जी मैम। माँ जी मुझे बचा लीजिए माँ जी, मुझे बचा लीजिए माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं माँ जी, मुझे बचा लीजिए माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी, बचा लीजिए मुझे माँ जी। तूने क्यों मारा? बता तूने रामलाल का खून क्यों किया? अगर पहली मुलाकात में मैं तुझे पहचान लेती ना तो तू अब तक सजा काट रहा होता। खैर, सजा तो तू अब भी काटेगा। बता तेरे साथ और कौन कौन था? मेरे साथ प्रकाश और दीपक थे। इस गिरफ्तारी से रामलाल का परिवार ही नहीं बल्कि गांव का हर परिवार सन्न रह गया था। एक पत्नी जो अपने पति को दिलो जान से चाहती थी, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसे अपने पति का खून करना पड़ा? रामलाल जो कि अपनी पत्नी और अपने परिवार को दिलो जान से चाहता था, लेकिन उसकी ये सादगी उसकी पत्नी को पसंद नहीं आई। उसे तो बात बात पर गिफ्ट देने वाला और घूमने फिराने वाला हस्बैंड चाहिए था। मीट का कारोबार करके अपना परिवार चलाने वाले रामलाल के बस में ये सब कुछ नहीं था। वो तो बस सादगी के साथ अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करता था, लेकिन उसकी पत्नी राधा कोई अलग ही ख्वाब संजोए बैठी हुई थी। रामलाल की दुकान पर मीट खाने आने वाले लोगों में टैक्सी चलाने वाला गोविंद भी था, जिसके साथ उसकी पत्नी राधा की दोस्ती हो गई। और वो न केवल मीट ही खाता बल्कि समय समय पर रामलाल की पत्नी राधा की खूबसूरती की तारीफ भी किया करता था। वाह भाभी, बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथों में तो जादू है। मेरे लोग तो कहते हैं आपके भैया के हाथों में जादू है। अरे भाभी, लोग तो बेवकूफ है, उन्हें तो पता ही नहीं उन हाथों के पीछे असली स्वाद तो इन हाथों का है। अरे थोड़ा प्याज काट दो ना भैया के। क्या यार ये सुनिए ना जी, आज मैं बाजार जाऊं? तुम क्यों? देखिए जी, भगवान न करे कभी आपकी तबीयत तो कुछ हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन बाजार तो हम जाते हैं ना। प्लीज आज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन संभल के जाना। हाँ जाती हूँ जी। हाँ। अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ। छोड़ो, मैं क्या कर रही हूँ? टैक्सी में बैठ के जवान लड़के लड़कियां ऐसे तो करते हैं। खैर, रामलाल के साथ रहते रहते लगता है तुम्हारी जवानी खत्म हो गई।
ऐसा मत कहो, जवानी तो अभी भी कुट कुट के भरी है। अच्छा, मुझे तो लगा मसाला कूटने में तुम्हारी जवानी खत्म हो गई। राधा, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या चल रहा है आजकल ये? पिछले कई दिनों से देख रहा हूं तुम और गोविंद कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हो। देखो राधा, ये अच्छी बात नहीं है। अरे गांव वाले घर वाले सब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, आपने कभी मुझसे प्यार भरी बातें की? कहीं घूमने लेके गए? नहीं गए, है ना? रोज सुबह 6 बजे उठ के रात के 12 बजे तक वही मुर्गी, वही बकरी। ये भी कोई जिंदगी है? हाँ, जिंदगी जीना है ना तो गोविंद से सीखिए, ठीक है? रोज रोज अपने पति के झगड़े से तंग आके मैंने ये बात गोविंद को बताई और उसने कहा, राधा, तुम राधा और मैं गोविंद, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारे प्यार के बीच में जो भी रुकावट बनेगा हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। नहीं गोविंद, ये ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा राधा, उसके जाने के बाद जो जैसा चल रहा है सब वैसे ही चलेगा। वैसे भी बच्चे तुम्हारी सास के पास रहते हैं। फर्क बस इतना होगा, हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहने का एक मौका मिल जाएगा, जैसा तुम चाहती हो। तो सुनो, आज रामलाल जैसी रात में गहरी नींद में सोएगा, तुम मसाले कूटने वाली मुसल उसके सर पे मारना। तुम्हारे घर में वैसे भी खून और मांस पड़े रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। समय मिलते ही मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। वैसे भी आज ही सुबह अब्दुल भाई ने चाकू दिया धार करवाने के लिए। चाकू पे खून लगा के उसकी लाश के पास रख देंगे। एक तो खून से सना चाकू, ऊपर से धंधे में कंपटीशन। पुलिस उसे आसानी से हत्यारा साबित कर देगी। फिर हम दोनों और मैंने वैसा ही किया जैसे कि गोविंद ने कहा था। राधा, तुमने हमारी खुशी के रास्ते खोल दिए। तुम चिंता मत करो, मेरे 2 दोस्त आए हैं, उनकी सहायता से मैं इसे दूर जंगल में ले जाके आग के हवाले कर दूंगा। चंद पैसे और झूठी शान के लिए तुमने अपने देवता जैसे पति को मार दिया, अपना घर बर्बाद कर लिया। कानून तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। जिंदगी की सच्चाई को न समझकर पल भर के प्यार के पीछे भागने वाली राधा ने एक पल के सुख के लिए अपने पति, अपने दोनों बच्चों और अपनी सास की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर अपने पति की सादगी को अपने पति के जीवित रहते ही वो समझ जाती तो आज एक परिवार बिखरने से बच जाता। खैर, जो गलती उनसे हो गई वो गलती हम में से किसी से ना हो या हमारे किसी अपने से ना हो। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। जिए प्यार में और रहे प्यार में सावधान। प्यार में सावधान।
उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं।